एंड सर्विस टैक्स, क्या टॉपिक है हमारे पास? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। देखो सबसे पहले क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम समझते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले जो है हमारे पास जो टैक्सेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता था व्यापारियों को ना। उसमें क्या था, सर्विस टैक्स अलग लगता था और गुड्स पे अलग टैक्स लगता था, उसे हम वैट बोलते थे। क्या बोलते थे? वैट। वैट की फुल फॉर्म थे वैल्यू एडेड टैक्स। तो गुड्स पे वैट लगता था और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है। और जो गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं उनको वैट भी देना पड़ता था और अलग से क्या देना पड़ता था बोलो? सर्विस टैक्स। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, व्यापारियों के सहूलियत के लिए क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया, जिसमें गुड्स और सर्विस को मिला के दोनों के लिए हम क्या लगा देंगे? जीएसटी। गुड्स पे वैट लगता था कि सामान कौन बेच रहा है और कहां सामान पहुंच रहा है, ठीक है। यानी हम देखते थे ओरिजिन और क्या देखते थे? डेस्टिनेशन। कंज्यूम कहां हो रहा है गुड्स और बन कहां रहा है, ये हमारे पास पैमाना रहता था। क्लियर? सर्विसेज में क्या होता था? कौन सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, कहां पे दे रहा है, ये सर्विस टैक्स लगता था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमने नया वर्ड बनाया है, सप्लाई। क्या बनाया है? सप्लाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमने सप्लाई वर्ड को कंसीडर किया है। ये देखा जाता है गुड्स एंड सर्विस में, आप ये देख लो सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई कहाँ मिल रही है और सप्लाई कहाँ पे कंज्यूम हो रही है। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हमने स्लोगन दिया। हमने स्लोगन क्या दिया? वन नेशन वन टैक्स। क्या स्लोगन दिया? वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स। वैसे क्या होता था, अब मल्टीपल टैक्स देने पड़ते थे आपको। वैट अलग भरो, सर्विस टैक्स अलग भरो, और एक तो एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? गुड्स के मैन्युफैक्चर पे। किस पे लगती थी? गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने पे आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब बहुत हद तक एक्साइज ड्यूटी भी हटके जीएसटी के फॉर्म में ही लग रही है। क्लियर? चलो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना हुआ तो एक तो आ सकता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फुल फॉर्म, जीएसटी की फुल फॉर्म। एक इसका स्लोगन आ सकता है। इसका स्लोगन क्या है बोलो? वन नेशन वन टैक्स। और ये कब आया था वो याद रखना है आपको, 1 जुलाई 2017। अब 1 जुलाई 2017 बहुत ही अच्छी डेट है। पूछो कैसे? 1 जुलाई को 1 जुलाई को डॉक्टर डे होता है, 1 जुलाई को सीए डे होता है और 1 जुलाई को ही क्या आया था? जीएसटी। समझ गए? हाँ, तो इसलिए ये डेट भूलनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? अब इसमें मैं एक चीज पढ़ रहा हूं, आपकी बुक में भी होगा, देखो डार्क करके। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर एंड हैज रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर बाय कन्वर्टिंग द कंट्री इनटू अ यूनिफाइड मार्केट। मीनिंग है आपकी बुक में। देखो क्या पढ़ा मैंने। पहली बात तो जीएसटी कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? आपकी जो गुड्स एंड सर्विस, जहां से भी सर्विस आपने दी है, हम ये देखेंगे उसकी डेस्टिनी कहाँ है, वो कहाँ उपयोग हुई है, वो कहाँ उपयोग हुई है। जैसे मान लो मैं तुगलकाबाद 15 नंबर गली से आपको पढ़ा रहा हूं। कहां से पढ़ा रहा हूं? तुगलकाबाद गली नंबर 15, और आप कहां बैठे हैं? हाँ, तो टैक्स का बेस क्या माना जाएगा? 15 या 26? 15 या 22? आपकी लोकेशन, डेस्टिनेशन। समझ रहे हो? सर्विस डिलीवर कहां हो रही है? आपकी गली में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? है ना? तो एक तो ये तरीका था, और इससे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक यूनिफाइड मार्केट ला दिया। यूनिफाइड मार्केट का मतलब जो बहुत सारे टैक्सेशन लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती थी। ठीक है ना? कुछ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और कुछ टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मानो, जो अल्कोहल है, जो मदिरा है, जो शराब है, जो दारू है, उस पर टैक्स लगता है। पता है आपको? उस पर टैक्स लगता है, लेकिन उस पर टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। उसका पैसा किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है? अब इसमें कुछ चीजें मैं पढ़ रहा हूं, आप नोट्स में देखो, बेनिफिट्स के अंदर लिखा हुआ है, बेनिफिट्स में पॉइंट्स हैं। पहला बेनिफिट्स पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ूं? देखो,
पहला बेनिफिट क्या कहता है, अमंग अदर बेनिफिट जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टैक्स कंप्लायंस, रिड्यूस द टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, इंप्रूविंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिटिगेट टैक्स इवेजन, ब्रॉडन द ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट एंड इकोनॉमी एंड बूस्ट टैक्स रेवेन्यू। ये है आपके बुक में, ठीक है। देखो इसमें कई सारे पॉइंट इसने दे दिए, हम इसको कैटेगरी में लिख सकते हैं, हम इसके 5-6 पॉइंट बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिर्फ व्यापारी टैक्स पे ध्यान न लगाएं, वो अपने व्यापार को सफलतापूर्वक करें, उनका ध्यान कहां से हटे, टैक्स की परेशानियों से, ठीक है, उनको 10-15 टैक्स के उलझनों में ना उलझना पड़े। बात समझ में आ गई। एक तो ये बेनिफिट हुआ। दूसरा, रिड्यूस टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था, एक लगा सर्विस टैक्स, एक लगा वैट, तो क्या होता था, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, मतलब पहले 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज पे 10% वैट लगा, कितना लगा, 10%, कितने का सामान हो गया, 110 रुपए का। अब फिर सर्विस टैक्स लगेगा, तो सर्विस टैक्स 110 पे लगा, मान लो 110 पे लगा, तो फिर चीज और महंगी हो गई। देख रहे हो, टैक्स, मल्टीपल टैक्स लेने से गुड्स एंड सर्विस की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसका बर्डन किसको पड़ेगा, कंज्यूमर को पड़ेगा, क्योंकि जो जीएसटी हम पढ़ रहे हैं वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है वो, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है वेयर बर्डन ऑफ पेमेंट कैन बी ट्रांसफर। अब बर्डन किस पे आ गया, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आ गया, समझ रहे हो। और क्या फायदा हुआ, इंप्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इंप्रूव हुआ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कलेक्शन में प्रॉब्लम खत्म हो गई है ना, ट्रांसपेरेंसी आ गई, लोगों ने टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया क्योंकि उनको काफी ज्यादा सहूलियत मिलनी शुरू हो गई। मिटिगेट टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी रुक गई। ब्रॉडन द ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट इकोनॉमी, बूस्ट द टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया पहले के मुकाबले। क्लियर। आगे देखते हैं, द जीएसटी हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस, 17। इसका मतलब क्या हुआ, 17 इनडायरेक्ट टैक्स जो लगते थे उनकी जगह पे एक क्या कॉमन टैक्स लगने लग गया, जीएसटी। यानी 17 टैक्स को जीएसटी अपने अंदर समा ले गया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर, तो दूसरा, एलिमिनेशन द नीड ऑफ फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न एंड असेसमेंट। उसमें क्या नई सहूलियत क्या हो गई, पहले बहुत सारी टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती थी, है ना, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, बहुत सारी कंप्लायंसेस थी, वो कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। एंड रैशनलाइजिंग द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अलोंग द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती थी, जो एक सप्लाई चेन कहां से कहां तक चलता है, प्रोड्यूसर से कहां तक, कंज्यूमर तक, यानी पूरी सप्लाई चेन में कौन कौन फंसा, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, है समझ लो, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, कंज्यूमर, उनके सप्लाई चेन को पहले से ज्यादा सहूलियत मिल गई। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब जो जीएसटी है उसमें देखो एक चीज है, जीएसटी कंप्राइज सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, सब subsuming the levied previously charged by central and state government respectively। अब देखो मैंने क्या बताया, ये पहले टैक्सेशन लगाती थी कुछ स्टेट, कुछ कौन लगाती थी, सेंट्रल, ठीक है। तो जीएसटी के आने के बाद सरकारों में जो लड़ाई थी, ये भी लड़ाई थी कि सारे जो स्टेट जो है एग्री नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे, एग्री। यानी हर कोई क्या सोचता था कि अगर जीएसटी आ जाएगा तो हमारे स्टेट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, जितना हम पहले लेते थे कम ले पाएंगे। तो ये जो है दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर आपस में बातें करी और ये एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि आपका रेवेन्यू जितना पहले होता था वो उतने से कम नहीं होगा। तो आज भी जीएसटी जो है दो प्रकार से है, एक सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, लेकिन लगता एक ही है। लेकिन जब आप बिल देखोगे कभी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो देखा होगा कभी आपने, अगर कभी बिल देखा हो तो ऐसे लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल हम प्रोफेशनल एग्जाम में पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या जानते हैं, सीजीएसटी जो है नॉर्मली कैसा लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इतना समझ लो आप कि जब आप दिल्ली में सामान खरीद के दिल्ली में इस्तेमाल करोगे तो उसमें दो टैक्स आपको दिखाई देंगे, सीजीएसटी और
SGST, यानी कुछ पैसा केंद्र सरकार को जाएगा और किसको जाएगा, राज्य सरकार। लेकिन जब आप यूपी से पंजाब, दो राज्यों के बीच में ट्रांजेक्शन होगी तो क्या लगता है, IGST। क्या लगता है, IGST। वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरीज आपने सुना होगा, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है ना, तो वहां जब चीजें कंज्यूम या होती हैं तो वहां पे अलग से लगता है, उसे बोलते हैं UTGST, ठीक है, UTGST। क्लियर। चलो अब एक चार्ट होगा आपके पास, देखो जरा, GST के ऊपर लिखा होगा, फिर वो एक तरीके से लिखा होगा द CGST पेबल इन पेबल, एक चार्ट बना होगा। तो GST के लिए एक चार्ट देखते हैं, ये क्या कहता है। GST पहला बॉक्स बोलता है जस्ट CGST SGST इज पेबल ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। क्या मतलब, मैंने आपको समझाया ना, दिल्ली का सामान दिल्ली में यूज करोगे तो क्या लगेगा, CGST एंड SGST, ठीक है। IGST कब लगेगा, मैंने अभी समझाया, इंटर स्टेट। क्या होगा, इंटर स्टेट, दिल्ली से यूपी जा रहा है, यूपी से पंजाब जा रहा है, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द टैक्सेबल पर्सन क्रॉसेस एग्जेम्पशन लिमिट, कितना, 20 lakhs। ये एक लिमिट लिखी हुई है, ये भी एक ब्रॉड डिस्कशन है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप GST की लिमिट में आ जाओगे, आपको GST की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, आपको GST चार्ज करना पड़ेगा अपने गुड्स में और सरकार को देना पड़ेगा अगर आपका क्या है, 20 लाख से ऊपर रेवेन्यू चला जाता है। क्लियर। टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द टैक्सेबल पर्सन क्रॉसेज एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख। क्लियर। ये लिमिट जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, ये लिमिट को गवर्नमेंट कम ज्यादा करती रहती है टाइम के हिसाब से, ठीक है, 20 लाख, कभी 50, कभी 1 करोड़, जब उसको जैसा सिनेरियो लगा। क्लियर। क्लियर यहां तक। अब की फीचर्स ऑफ GST देखते हैं। फीचर्स ऑफ GST की अगर बात करें तो क्या फीचर्स है, पहला पॉइंट है टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ GST इज होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये इस टैक्स की खूबसूरती है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे अपना गवर्निंग लॉ है, वो अपना लॉ बना सकते हैं, उनको हमने फ्रीडम दी हुई है, ठीक है। तो ज्यादातर लॉ जो होते हैं जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते, तो जितने लॉ बनते हैं तो उसमें लिखा होता है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन GST को कुछ समय के बाद जम्मू एंड कश्मीर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, वहां भी जैसे बाकी देशों में लगता है वहां भी ये लगता है। पहला फीचर समझ में आ गया। दूसरा, GST इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज अगेंस्ट प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल इफ गुड्स ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब पहले जो टैक्स लगता था वो लगता था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे, समझ रहे हो, मैन्युफैक्चर किया तो क्या लग गया, एक्साइज, सेल किया तो क्या लग गया, वैट, सर्विस दी तो क्या लग गया, सर्विस टैक्स। अब उन सबको हटा के कॉमन वर्ड क्या दिया गया GST में, सप्लाई। सप्लाई, समझ रहे हो। चलो जी, अगला फीचर क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब डेस्टिनेशन क्या कहता है कि टैक्स अगेंस्ट प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ, पहले क्या था, ओरिजिन, और अब क्या हो गया, डेस्टिनेशन। पुराने टैक्सेशन कैसे लगते थे, ओरिजिन देखते थे, सर्विस कहां से दी जा रही है, गुड्स कहां से भेजी जा रही है, अब क्या होता है, डेस्टिनी बेसिस पे लगता है, समझ रहे हो। अगला फीचर देखो, इम्पैक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties। अभी जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, समझ रहे हो, कस्टम ड्यूटी लगती थी और एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। अभी भी क्या हो रहा है, कुछ हद तक कुछ गुड्स में एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रही है, यानी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन काफी हद तक एक्साइज कस्टम को कौन ले गया है, बताओ, GST ले गया। क्लियर। सेंटर एंड स्टेट। क्या मतलब इसका, मैंने बताया ना, ये राज्यों के और केंद्र सरकार के बीच में एग्रीमेंट है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो रेट्स बनते हैं गुड्स में टैक्स लगाने के, वो किसके बीच में डिसाइड करके बनते हैं, दोनों, स्टेट और राज्य, अकेला केंद्र सरकार नहीं लगाती, ठीक है। चलो अगला फीचर क्या है, देयर आर 4 टैक्स स्लैब नेमली 5%, 12%, 18% और 28% फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 कैटेगरी के टैक्स रेट चल रहे हैं, एक 5% सबसे कम है, सबसे ज्यादा कितना है, 28%। अब इस रेट को भी गवर्नमेंट प्लस माइनस
तो नहीं करती, लेकिन गुड्स को यहाँ वहाँ मूव कर देती है। यहाँ वहाँ मतलब जैसे मान लो गुड्स, किसी गुड्स पे 28% लगता था, अब गवर्नमेंट चाहे तो उसको कहाँ भेज सकती है, 18% वाले में, 18 वाले को 12 भेज सकती है, 5 वाले को 12 भेज सकती है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली अभी कितना है, मैक्सिमम 28%। क्लियर। एक 7th पॉइंट है, एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड। मतलब एक एरिया होता है, गवर्नमेंट एरिया को प्रमोट करने के लिए उसको SEZ घोषित कर देती है। SEZ का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट कहती है अगर आप हमारे बताए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो हम टैक्स का रेट कम कर देंगे या टैक्स लगाएंगे ही नहीं। तो GST में तो बोला गया कि जो SEZ से सप्लाई करेगा उसको हम क्या कर देंगे, जीरो रेटेड, कोई टैक्स नहीं उस पर, समझ गए, 0%। चलो, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बाय द टैक्स पेयर, इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो आप GST, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हो, नेफ्ट कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, ठीक है। खैर कंज्यूमर तो GST पे नहीं करता ना, कि करता है, कंज्यूमर GST पे करता है, लेकिन वो किसको करता है, जिससे उसने सामान खरीदा, उसके प्राइस में इंक्लूड होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको किस माध्यम से पे करना पड़ता है, जो भी महीने में आपने GST कस्टमर से चार्ज किया वो किसको पे करते हो आप, सरकार को। क्लियर। अब देखते हैं कुछ फैक्ट, सम फैक्ट्स अबाउट GST, कुछ तथ्य देखते हैं। क्या है तथ्य, पहला तथ्य है कि GST एम टू सबस्यूम द of taxes into one single tax across the country and make goods uniformly prices across India. Some goods become costly and some become cheaper. अब GST के फैक्ट्स अगर बात करी जाए तो GST के दोनों साइड के पहलू हैं। GST के आने के बाद कुछ गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो गई हैं और कुछ पहले से सस्ती हो गई, ठीक है ना। दूसरा फैक्ट है, विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST लग्जरी गुड्स हैव बिकम कॉस्टलियर व्हाइल आइटम ऑफ मास कंजम्पशन हैव बिकम चीपर। दूसरा फैक्ट कहता है कि जो लग्जरियस चीजें हैं, जो कंफर्ट की चीजें हम खरीदते खाते थे वो हो गए हैं महंगे, और जो जरूरत की चीजें हुआ करती थी वो क्या हो गई हैं, सस्ती, ठीक है। GST इज नॉट टैक्सेशन एट सोर्स, मतलब GST is not taxation at source, it is a destination tax, or rather it's a consumption tax. A product is manufactured in Tamil Nadu and travel through the country before it reaches Delhi, whereas the buyer or consumer pay tax on it. Both the center and state have their share in this tax. मतलब अब देखो क्या है, जैसे मैं बताया क्या है, GST क्या है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल बेस्ड है। अब डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में मान लो कोई सामान तमिलनाडु में बन के कहाँ कंज्यूम हुआ, दिल्ली में। अब तमिलनाडु चाहेगा कि मैं टैक्स कलेक्ट करूं, दिल्ली चाहेगा मैं कलेक्ट करूं, समझ रहे हो, सेंटर चाहेगा मैं कलेक्ट करूं। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए GST में क्या लाया गया है कि दोनों को हिस्सा मिल जाए, सेंटर और स्टेट दोनों को, या फिर दो स्टेट है दोनों को मिल जाए, राज्य सरकार दोनों को बांट देगी। क्लियर। अगला फैक्ट है, द इंडियन GST विल have the mechanism of matching of invoices. Input tax credit of purchases, goods and services will only be available if taxable supplies received by the supplier. अब देखो इसमें नया वर्ड आया है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझो ऐसे, जैसे आप कोई सामान बेचते हो, क्या करते हो, आप कोई सामान बेचते हो तो आप टैक्स लगाते हो, ठीक है, और आप भी तो कहीं से खरीदते होगे ना, तो आप पे टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता है, जो आपका नेट है, नेट का मतलब आपने जितना लगाया माइनस आप पे जितना लगा, तो हम नेट पेमेंट करते हैं। यानी बोले तो इसको टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट होता है जो आप लगाते हो और इनपुट होता है जो आप पे लगता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बताओ कब मिलेगा, परचेज पे, समझ रहे हो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तभी मिलता है जब आपने क्या की हो, आउटपुट सर्विसेज दी हो टैक्सेबल वाली। बात समझ में आ गई, ये यहां पे कह रहा है। तो क्या बोला इसने, इंडियन GST विल हैव मैकेनिज्म ऑफ मैचिंग इनवॉइसेस। तो इंडिया में क्या करते हैं हम, इनवॉइस मैच करते हैं, बिल, बिल समझ गए ना। अब बिल से पता चल जाएगा ना कि उसने कितना सेल की, कितना परचेज की, दोनों को मिला के नेट उसका कितना बनता है, समझ गए। Input tax credit of purchase goods and service will only be available if the taxable supply received by the supplier, समझ गए। और वो तभी पता चलेगा कि उसके पास नेट सप्लाई कितनी मिली और नेट उसने सप्लाई कितनी दी।
The goods and service tax network is a self-regulative mechanism which not only check tax fund and tax evasion but also bring more and more businesses into formal economy. अब जीएसटी से देखो चोरी पकड़ी चली जाएगी। कैसे? मान लो तुम बोलते हो मैंने टैक्स कम लगाया, तो हम पकड़ लेंगे उसके थ्रू जिसको तुमने बेचा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में किसी एक को पकड़ लिया जाए तो पकड़ में आ जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो? जैसे तुम बोलते हो मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा है, अब मुझे लगता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 500 खरीदा है, तो मैं किस पार्टी को पकड़ लूंगा? जिसने तुम्हें हाँ, समझ रहे हो? ये एक फैक्ट निकल के। दूसरा, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ रिसेंटली इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर मतलब जो लोग प्रॉफिट की अनदेखा करते थे, प्रॉफिट को गलत छुपाते थे, समझ रहे हो, प्रॉफिट को कम ज्यादा दिखाते थे, वो बच नहीं पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। दीज मेजर्स प्रिवेंट एंटिटीज फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। क्या मतलब? पहले क्या होता था, लोग नाजायज प्रॉफिट कमाते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सिंस द जीएसटी अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इवेंचुअली एक्सपेक्टेड to bring down prices, a national anti-profiting authority NAA is to be set up to ensure that benefit accrue to the entity due to reduction in the cost is passed on the consumer. Also, entities that hike rates inordinately citing GST as a reason will be checked on this body. मतलब कुल मिला के हमने ऐसी अथॉरिटीज बना रखी हैं कि जो ये पता लगा लेंगी कि कौन एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर रहा है और कौन रेट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब जीएसटी में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलो, तो ये हमारा जीएसटी का एक छोटा सा डिस्कशन हो गया। ये बिल्कुल ही ब्रीफ नॉलेज है। ये पूरे जीएसटी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसकी 1% नॉलेज हमें मिली है। क्लियर?